देखिए बेटा, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, क्या होता है कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक? देखिए, कैपेसिटर अगर आपको समझना है तो उसके पहले हम बात करेंगे कैपेसिटी की। कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? तो कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेज एबिलिटी, यानी स्टोर करने की एबिलिटी को ही हम कैपेसिटी कहते हैं। स्टोर करने की एबिलिटी को ही हम कैपेसिटी कहते हैं। कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितना अपने अंदर रोक सकता है, उसको ही हम कैपेसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम अपने पास कोई एक बाल्टी लें, यानी एक बकेट लें, अगर हम इसमें पानी भर दें, अगर हम इस बकेट में पानी भर दें, अगर हम ये बोलें कि इस बकेट में पूरा ऊपर फुल पानी भरने पर 10 लीटर पानी आता है, तो इसका मतलब ये 10 लीटर क्या हुआ? 10 लीटर हुआ इसकी कैपेसिटी। यानी ये बकेट जो है वो सिर्फ 10 लीटर तक ही स्टोर कर सकती है, इसके आगे ये बकेट स्टोर नहीं कर सकती है। तो इस बकेट की जो स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज एबिलिटी है, वो सिर्फ 10 लीटर तक है। इस बकेट की जो स्टोरेज एबिलिटी है वो सिर्फ 10 लीटर तक है, इसको हम बोलते हैं इसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का सिंपल सा मीन होता है स्टोरेज एबिलिटी। स्टोरेज एबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, स्टोरेज एबिलिटी तो ठीक है, लेकिन स्टोर करने के बाद उसका यूज करना। देखिए, दूसरे स्टोरेज और कैपेसिटर में, कैपेसिटर क्या है? जो कैपेसिटी की प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखे उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का हमें समझना है तो हम कैपेसिटी को समझेंगे। कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेज एबिलिटी, यानी किसी भी, जैसे इस बाल्टी की बात करें, बकेट की बात करें, यानी कोई भी ऐसी चीज वो अपने पास कितना स्टोर कर सकती है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो इस कैपेसिटी को रखा किसने? बाल्टी ने, बकेट ने। तो बकेट क्या हुआ? कैपेसिटर हुआ। बकेट क्या हुआ? कैपेसिटर। नहीं, जो इस कैपेसिटी को अपने पास रखे, गेन करे इस कैपेसिटी, जो इस एबिलिटी को, जो इस एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी? यानी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी है, जो इस प्रॉपर्टी को अपने पास गेन करे। कैसी प्रॉपर्टी? स्टोरेज एबिलिटी। कैसी प्रॉपर्टी? स्टोरेज एबिलिटी। जो स्टोरेज एबिलिटी की प्रॉपर्टी को, यानी कैपेसिटी की प्रॉपर्टी को अपने पास गेन करे, वो है कैपेसिटर। जैसे हम बात करें इस बाल्टी की, तो इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बाल्टी की कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर है। इस बाल्टी की, इस बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है। मतलब क्या हुआ कि ये बाल्टी 10 लीटर पानी अपने पास स्टोर कर सकती है, तो ये बाल्टी काहे का काम करेगी? कैपेसिटर का। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, हर तरह की स्टोरेज को हम कैपेसिटर नाम नहीं दे सकते। हमने आपको समझने के लिए सिर्फ ये कहा कि हम इस बाल्टी को कैपेसिटर बोलेंगे, लेकिन हर तरह के स्टोरेज को कैपेसिटर नाम नहीं दे सकते। किस तरह की स्टोरेज को कैपेसिटर नाम दिया गया? किस तरह के स्टोरेज को कैपेसिटर नाम दिया गया? तो उसके पहले ये चीज़ समझिए कि हमें यहाँ पे जो स्टोरेज एबिलिटी पढ़नी है, यानी जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी हम जो स्टोर करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज को स्टोर करना चाह रहे हैं। हम किसको स्टोर करना चाह रहे हैं? चार्ज को। चार्ज को अपने पास कौन स्टोर करता है? चार्ज को अपने पास कौन स्टोर करता है? तो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है किसी कंडक्टर के पास। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी किसके पास होती है? किसी कंडक्टर के पास। तो यानी कोई भी कंडक्टर अपने पास जितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को ही हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं। कोई भी कंडक्टर अपने पास जितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, कोई भी कंडक्टर अपने पास जितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, कंडक्टर की उस एबिलिटी को ही हम कैपेसिटी कहते हैं। और इस कंडक्टर को, यानी जो इस एबिलिटी को रखता है, तो इस हिसाब से ये कंडक्टर हुआ कैपेसिटर, ये कंडक्टर हुआ कैपेसिटर। अब लेकिन ये कंडक्टर एक स्टोरेज तो है, यानी ये कंडक्टर जो है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रहा है, लेकिन हर तरह का स्टोरेज कैपेसिटर नहीं होता। आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए, क्यों हर तरह का कैपेसिटर नहीं होता, हर तरह का स्टोरेज? देखिए, अब ये लेसन केवल हम आपको बेसिक ऐसे बता रहे हैं समझने के लिए। अभी हम बुक की कोई भी डिफिनेशन या जो बुक वगैरह में डिफिनेशंस हुए उन पे नहीं बात कर रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं कि हम ये लेसन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका नॉर्मली यूजेस क्या है, हमारी लाइफ में इसका यूजेस क्या है। अभी हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम एक कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, या नॉर्मली क्या चीज़ होती है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसके यूजेस क्या है, किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, फिर लेसन पे हम बात करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर मतलब जो कैपेसिटी की प्रॉपर्टी को अपने पास गेन करे, अपने पास रखे, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटी क्या चीज़ है? स्टोरेज एबिलिटी। किसी भी चीज़ को स्टोर करना, किसी भी चीज़ को स्टोर करना ही उसकी कैपेसिटी है। किसी भी चीज़ को स्टोर करना उसकी
कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें किसको स्टोर करने पे फोकस करना है, हमें स्टोर करना है मेनली चार्ज को। हमें किसको स्टोर करना है, चार्ज को। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि क्या सारे हर तरह के स्टोरेज कैपेसिटर हो सकते हैं, तो हर तरह के स्टोरेज कैपेसिटर नहीं होते। कैपेसिटर किस पर्पस से बनाए जाते हैं, क्या डिफरेंस है कैपेसिटर और किसी अदर स्टोरेज में, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने ये एक बाल्टी ली, ये एक बकेट ली और इस पे हमने पानी भर दिया। हमने इसमें पानी भर दिया, हमें इस बाल्टी से पानी हमने मान लिया इसमें 10 लीटर का पानी भर दिया, 10 लीटर पानी हमने इसमें भर दिया। हमें इस बाल्टी से पानी निकालना है, हमने क्या किया, इसमें कोई छोटा सा होल कर दिया या कोई छोटा सा नल टाइप पे लगा दिया। अपने घरों में देखते हैं जैसे टोटी टाइप में लगी होती है नल वगैरह, ये लगा दिया, इससे हम पानी लिया। यहाँ पे कोई दूसरा ग्लास वगैरह, यानी एक तरह से वाटर कूलर की बात करें हम, जो वाटर कूलर आते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, इस तरह से रखा हुआ, यहाँ से हम इसको खोलते हैं और गिलास में पानी ले लेते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे खुला छोड़ दें, ये 10 लीटर पानी है, खुला इसको छोड़ दिए, पानी पूरा बह जाएगा 10 लीटर, पूरा पानी 10 लीटर बह जाएगा। लेकिन क्या 10 लीटर पानी पूरा एक साथ बाहर निकल जाएगा? ये 10 लीटर पूरा का पूरा पानी बाहर तो आ जाएगा, लेकिन पूरा भी नहीं आएगा जहां से ये नल लगा हुआ। अच्छा, हमने मान लिया बिल्कुल नीचे लगा दिया, मान लेते बिल्कुल नीचे लगा दिया, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पूरा, वैसे पूरा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पूरा 10 लीटर पानी बाहर निकल आएगा। लेकिन इस पूरे 10 लीटर को पानी को बाहर निकलने में कम से कम जो भी टाइम लगे, 10 मिनट 15 मिनट, यानी जो भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है, यानी कुछ ना कुछ टाइम लेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कुछ ना कुछ टाइम लेगा पूरा पानी बाहर निकलने में। अच्छा, हमने क्या किया, हमने फिर से वही वाटर कूलर लिया, जो वाटर कूलर हमारे पास था। हमने क्या किया, ऊपर से इसके ढक्कन को खोला, ये फिर से पानी इसमें हमने ऐसे भरा हुआ है पूरा 10 लीटर। और हमने क्या किया, अब यहाँ से जो ये पानी निकलने की व्यवस्था थी, इसको ना खोल के हमने क्या किया, ऊपर का जो ढक्कन लगा हुआ था उसको खोला और पूरा पलट दिया। अब जैसे ही हमने उसको खोल के पूरा पलटा, तो ये पूरा का पूरा 10 लीटर पानी एक साथ बाहर निकल आया, पूरा का पूरा 10 लीटर पानी एक साथ बाहर निकल आया। स्टोर इसमें भी था पानी, इससे भी पानी हम ले रहे थे, स्टोर यहाँ भी पानी है, वही स्टोरेज अब यहाँ भी ले रहे हैं, वही स्टोरेज जो 10 लीटर पानी था वो यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे इससे पूरे 10 लीटर पानी को बाहर निकाल सकते हैं, पूरा नहीं भी निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर बच भी जाए, लेकिन हम ये मान के चले अगर हम पूरा निकाल भी लें तब भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था कि पूरा 10 लीटर पानी हम एक साथ ले। हमें ऐसा करना था कि हमें पूरा 10 लीटर पानी एक साथ यूज करना था, और पूरे 10 लीटर को पानी को अगर हमें एक साथ यूज करना है तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी नहीं। हम ऊपर से ढक्कन हटाएंगे, पूरा पानी एक साथ पलट देंगे, तब 10 लीटर पानी हमें एक साथ मिल जाएगा। तो ये भी स्टोर दोनों कर रहे हैं, लेकिन स्टोर करने के बाद हम उससे किस तरीके से ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। ये भी अपने पास पानी को स्टोर कर रहा है, ये भी अपने पास पानी को स्टोर कर रहा है, दोनों ने अपने पास स्टोर किया। हमें अब उससे जो यूज करना है, क्योंकि स्टोर क्यों कर रहे हैं, स्टोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम उसको यूज कर सके। हमने स्टोर इसलिए किया ताकि हम आगे चल के यूज कर सके। अभी हमारे पास जो चीज़ थी उसको हम स्टोर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके। हमने यहाँ भी स्टोर किया, यहाँ भी स्टोर किया, इससे भी हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, इससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के 2 तरीके हैं। इससे हम धीमे धीमे करके यूज कर सकते हैं, इससे हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो जो हमें एक साथ हमारे पूरे स्टोरेज को दे दे वो है कैपेसिटर, यानी ये नॉर्मल स्टोरेज नहीं है, उसको हम नाम देते हैं कैपेसिटर। ये नॉर्मल स्टोरेज है, लेकिन जो हमारे पूरे स्टोरेज को एक साथ प्रोवाइड करा दे, जितना भी स्टोर हमने किया उसको इंस्टेंटली प्रोवाइड करा दे, यानी झटके के साथ प्रोवाइड करा दे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको नाम देंगे कैपेसिटर। ये होती है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि हमने जो स्टोर करके रखा वो हमको एक साथ प्रोवाइड करा दे, हमको धीमे धीमे करके प्रोवाइड ना कराए। हमें देखो दोनों तरीके हो सकता हो, कभी हमें ये जरूरत हो सकता हो कभी हमें इसकी जरूरत हो। मतलब कभी कभी हमें पानी से पीना है तो हम धीमे धीमे निकालेंगे, हमें पीना नहीं, हमें कुछ और यूज करना है, हमें इसको खाली करना है, हम धीमे धीमे अगर इसको खाली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमने क्या किया, पूरा एक साथ पलट दिया। या कोई भी दूसरा पर्पस, हमें पूरा पानी एक साथ बाहर निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे, एक साथ ढक्कन खोले बाहर निकाल दिए। हमें धीमे धीमे करके पानी निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे, धीमे धीमे निकालेंगे। तो 2 तरीके हुए हमारे स्टोरेज को फिर से फाइंड करने की। ये भी हमने स्टोर किया, ये भी स्टोर किया, लेकिन हमें फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड है। तो ये वाला जो मेथड है, जो पूरा का पूरा स्टोरेज हमें एक साथ प्रोवाइड करा दे, उस प्रॉपर्टी को हमने कैपेसिटर, यानी इसको नाम दिया हमने कैपेसिटर। हमने सिर्फ एक समझने के लिए आपको मेथड बताया, बाकी पानी वाली से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। हमें समझना मेन रूप से चार्ज के बारे में है,
हमने आपको पानी का एग्जांपल से समझने के लिए दिया। अब देखिए इसका कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं हम। देखिए हम कंडक्टर लेते हैं, हम अपने पास चार्ज को कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करते हैं। देखिए चार्ज को स्टोर करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया बैटरी। हम क्योंकि यहाँ पे मेनली चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी बनाई गई। चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी बनाई गई। आप सब जानते हैं बैटरी या सेल, हम सेल की बात कर लेते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए सेल बनाए गए। सेल आप घरों में देखते हैं, सेल वगैरह। चार्ज को स्टोर करने के लिए सेल या बैटरी, दो में से कोई भी नाम दे, सेल बनाए गए। सेल में चार्ज को स्टोर किया गया, चार्ज को अपने एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, एक जगह रोक लिया गया, और उसके बाद जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी उस धीमे धीमे ये सेल क्या करता है, धीमे धीमे चार्ज को प्रोवाइड कराता है, धीमे धीमे चार्ज को देता रहता है और काम होता रहता है। एग्जाम्पल तर में अपनी घड़ी में सेल डालते हैं, हम अपनी घड़ी में सेल डालते हैं, हम घड़ी में एक बार सेल डालते हैं वो 6-7 महीने चलता है। हम अपनी घड़ी में जो सेल डालते हैं वो 6-7 महीने चलता है। क्यों 6-7 महीने चल रहा है? क्योंकि उसने अपने पास सेल अच्छा क्या था, सेल में क्या किया गया था, चार्ज को स्टोर कर दिया गया था। जो सेल था उसके पास चार्ज को स्टोर कर दिया गया था। इस तरह से सेल का ऐसा होता है, घड़ी का सेल, उसके पास किया गया था, चार्ज को स्टोर कर दिया गया था। चार्ज इसके पास रुका हुआ था, हमने चार्ज को स्टोर कर दिया था, घड़ी में डाल दिया। ये सेल क्या करता है, धीमे धीमे इन चार्ज को निकालता रहता है, धीमे धीमे इन चार्ज को निकालता रहता है और चलता रहता है। जब पूरा का पूरा चार्ज एक साथ खत्म हो जाता है, सेल हम कहते हैं खत्म हो गया, हम सेल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्टोर किया था सेल में, वो चार्ज में मिला, लेकिन धीमे धीमे हमारा काम चलता रहा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें धीमे धीमे चार्ज नहीं चाहिए, हमें चार्ज एक झटके से चाहिए। तो उस सिचुएशन में सेल तो हमारा नहीं काम कर सकता। कैसे? प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम अपने कैमरे में देखते हैं, हमारे कैमरे में फ्लैश होता है, कैमरे में फ्लैश होता है। हम जब नॉर्मली मोबाइल के कैमरे की बात करें या फिर हम कोई भी दूसरा मोबाइल कैमरे की भी बात करें, तो मोबाइल कैमरे में फ़ोटो खींचने के बाद फ्लैश जलता है। या फिर जो नॉर्मली कैमरे आते हैं उनकी हम बात करें, जो कैमरे आते हैं उनमें फ्लैश होता है, और जब हम फोटो खींचते हैं तो फ्लैश एक साथ बहुत तेज़ी से जलता है, फिर बंद हो जाता है। अब फ्लैश में एक सिस्टम क्या होता है, देखिए कैमरे में जो सेल पड़ा होता है वो इतनी करंट एक साथ नहीं दे सकता। सेल करंट दे सकता है, हमने मान लिया सेल 10 एम्पियर की करंट दे सकता है, लेकिन एक साथ नहीं दे सकता। ये क्या करेगा, 0.1 या 0.2 एम्पियर करते करते धीमे धीमे करके देगा, तभी तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अगर इसके पास जितना भी स्टोर है पूरा का पूरा एक साथ बाहर निकाल देगा तो पता चले हम रोज सेल बदलते रहे। हम ये कहें कि घड़ी में अगर जितना भी हमने सेल डाला, जैसे हमने सेल डाला उसने एक ही झटके में सारी सुइयों को घुमा दिया तो पूरा सेल खत्म हो गया, सारे चार्ज बाहर निकला, सेल खत्म हो गया। तो हर बार हमें टाइम देखना हो, हर बार हम एक जैसे ही सेल डालेंगे, एक बार घड़ी की सुइयां घूमी, सेल खत्म। तो अगर सेल एक साथ पूरे एक झटके से पूरे चार्ज को बाहर निकाल दे तो बड़े झटके से खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम फ्लैश की अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरे का जो फ्लैश होता है वो इतना पावरफुल होता है, देखिए उसमें रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ब्राइटनेस अचानक बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे जो सेल होते हैं कैमरे में, जो सेल पड़ते हैं, कैमरे की जो बैटरी होती है वो एक झटके में इतनी ज़्यादा करंट नहीं दे पाती। तो होता क्या है, जहाँ पर कैमरे का फ्लैश होता है, ये मान लेते हैं कैमरे का फ्लैश है, जहाँ पे कैमरे का फ्लैश होता है उससे जुड़ा हुआ एक स्टोरेज होता है, उससे जुड़ा हुआ एक स्टोरेज होता है, उससे जुड़ा हुआ एक स्टोरेज होता है। जहां पे कैमरे का फ्लैश होता है उससे जुड़ा हुआ एक स्टोरेज होता है। इस स्टोरेज का कनेक्शन जो होता है वो सेल से होता है, सेल या बैटरी जो भी आप कहें, इस स्टोरेज का कनेक्शन सेल से होता है। और बाकी कैमरे के जो दूसरे सिस्टम होते हैं सेल का कनेक्शन उनसे भी होता है। जो कैमरे के दूसरे सिस्टम होते हैं सेल का कनेक्शन उनसे भी होता है, लेकिन सेल का एक कनेक्शन इस स्टोरेज से होते हुए फ्लैश तक जाता है। यानी सेल का सीधा कनेक्शन फ्लैश तक नहीं जाता। सेल क्या करता है, जब अपने चार्जेस को यहाँ पे बाहर निकालता है, सेल अपने चार्जेस को बाहर निकालता है, ये चार्ज आके इस स्टोरेज के पास धीमे धीमे स्टोर होने लगते हैं, फ्लैश तक नहीं जाते, यहाँ पे स्टोर होने लगते हैं। ये चार्जेस यहाँ पे स्टोर होते हैं। सेल एक साथ देखिए इन चार्ज यहाँ नहीं दे रहा होता है, सेल क्या कर रहा होता है, धीमे धीमे करके चार्ज को भेज रहा होता है, वो चार्ज यहाँ पे सारे स्टोर होते रहते हैं। और जैसे हमने फ्लैश दबाया, अब ये सारे चार्ज जो यहाँ पे स्टोर थे ये एक झटके से चले गए, ये एक झटके से चले गए। यहाँ से धीमे धीमे आए थे, लेकिन यहाँ से एक झटके से फ्लैश के पास गए और फ्लैश को ज़्यादा करंट मिल गई, यानी जो फ्लैश लाइट थी यहाँ पे उसको ज़्यादा करंट मिल गई, वो झटके से जली और फिर बंद हो गई, यानी फोटो माइक क्लिक हुई, बंद हो गया। आप देखिए कैमरे में देखते होंगे तुरंत फोटो दोबारा नहीं खींच सकते, उसमें एक रेड लाइट चला करती है, जब वो रेड लाइट बंद होती है तब फोटो दोबारा खींचते। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जलती है ये बताने के लिए कि अभी हमारा ये स्टोरेज खाली है। ये सेल क्या करता है, फिर से चार्ज को भेजता है, यहाँ फिर से स्टोर होने लगते हैं। जब फिर से ये भर चुका होता है तब रेड लाइट जलना बंद हो जाती है, यानी फ्लैश हमारा अब एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए ये मेन स्टोरेज था हमारा, ये मेन स्टोरेज था, सोर्स स्टोरेज। ये सोर्स नहीं था, इसने कुछ समय के लिए अपने पास रोका और एक झटके से दे दिया।
यही काम कैपेसिटर ही हमारे लगा होता है फैन वगैरह में। फैन वगैरह हम देखते हैं जब पंखा धीमे चलने लगता है तो हम कहते हैं कंडेंसर चेंज कर दीजिए। कैपेसिटर का ही दूसरा नाम होता है कंडेंसर। वो कंडेंसर क्या करता है, जो फैन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो पहले अपने पास धीमे धीमे उसको रोकता है। यहाँ पे जब स्टोर होता है तो झटके से उसको पुशअप करता है, बाहर भेजता है, पंखे को तेजी से धक्का मारता हुआ उसकी मोटर जो होती है तेजी से घूमती है। इसीलिए जब यहाँ का स्टोरेज खत्म हो जाता है, ये कंडेंसर खराब होने लगता है तो पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है, क्योंकि वो झटके से इतने ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाता। तो यानी कैपेसिटर का मेन यूज क्या रहा, कैपेसिटर एक स्टोरेज तो है, कैपेसिटर चार्ज का स्टोरेज तो है, लेकिन किस टाइप का स्टोरेज, जो पूरे के पूरे चार्ज को एक झटके से प्रोवाइड करा सके, वो है कैपेसिटर। जो पूरे के पूरे चार्ज को एक झटके से प्रोवाइड करा सके, उस टाइप के स्टोरेज को हमने नाम दिया कैपेसिटर। नॉर्मल स्टोरेज, बैटरी भी है, सेल भी है, ये सारे नॉर्मल चार्ज के स्टोरेज है, यानी हर तरह के स्टोरेज है। उसमें से उस स्टोरेज को कैपेसिटर नाम दिया गया जो चार्ज को एक झटके से प्रोवाइड करा सके, जो चार्ज को एक झटके से प्रोवाइड करा सके। क्लियर? ये था कैपेसिटर, यानी ये जो स्टोरेज था इसको नाम दिया गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हमने फिर से आपको बताया हमें कैपेसिटी को समझना है। कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेजेबिलिटी, किसी भी चीज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटी कहते हैं, और जो उस प्रॉपर्टी को अपने पास गेन करता है वो है कैपेसिटर। यानी जो चीज स्टोर तो कर रहा है, लेकिन कौन स्टोर कर रहा है, स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो उस चीज को स्टोर करता है वो है कैपेसिटर। तो आपको कैपेसिटर का कुछ बेसिक मैथ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर वो चीज़ है जहाँ पे हम चार्ज को मतलब कुछ भी स्टोर कर सके, लेकिन हम पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में, तो कैपेसिटर वो है जहाँ पे चार्ज को स्टोर कर सके। लेकिन स्टोर तो कर सके, लेकिन जब चार्ज को हमें फाइंड करना हो फिर से, तो वो पूरे के पूरे चार्ज को एक झटके से प्रोवाइड कराए, पूरे के पूरे चार्ज को जितना भी उसने अपने पास स्टोर किया एक साथ प्रोवाइड करा दे, वो है कैपेसिटर। क्लियर? देखिए बेटा, कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हमने आपको भी बताया, यानी एक बेसिक नॉलेज दिया कैपेसिटर होता क्या है। अब यहाँ से हम लेसन स्टार्ट करेंगे, यानी अब नोट्स बनाना एक तरह से। तो सबसे पहले हम लेसन नेम है जो कैपेसिटर एंड डायलैक्ट्रिक, तो सबसे पहले हम डायलैक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। डायलैक्ट्रिक क्या होते हैं, तो डायलैक्ट्रिक पढ़ने से पहले आप ये पढ़िए कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि ये न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं। ऐसा आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो सबसे बाहरी सेल होती है, इस सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। जो सबसे बाहरी सेल होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के यानी किसी भी आइटम में उसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। अब इन ऑर्बिट्स में जो सबसे बाहरी सेल होती है, यानी सबसे आउटर सेल, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब ये सेल, इसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। वैलेंस सेल किस लिए काम आती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बनाते हैं और यही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। जो सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं यही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों पर देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, जो कि न्यूक्लियस लगा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस और माइनस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर ये फोर्स बहुत पावरफुल होगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ये फ्री नहीं हो पाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो थोड़ा सा वीक होगा, यानी ना के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल आएगा और चलने के लिए फ्री हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मूव करने के लिए फ्री हो, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करने के लिए भी फ्री होंगे, यानी मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव, अगर ये फ्री है, बंधे नहीं है, किससे, इस न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के बांधे होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, बंधे नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के मूव भी कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज भी तो मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चार्ज भी तो मूव करेगा।
मूव करने का मतलब फ्लो होगा। तो थ्रू विच चार्ज फ्लोज इजिली, यानी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जिनसे चार्ज इजिली फ्लो हो सके। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो मूव करेंगे, मूव करने का मतलब चार्ज फ्लो होगा। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो तो फ्री नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे तो मूव नहीं करेंगे। तो इसी के ठीक अपोजिट, अच्छा कंडक्टर के एक दो एग्जांपल जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब कंडक्टर है। इंसुलेटर की बात करें तो अगर इसी के ठीक अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से मजबूती से बंधा हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से मजबूती से बंधा हो तो ये फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा तो मूव भी नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा मतलब चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड एज सच इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो फ्लो नहीं होंगे, फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा अब डाइलेक्ट्रिक क्या होती हैं? डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर ही है। डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर मटेरियल को ही हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस। अगर हम किसी इंसुलेटर मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसमें चेंजमेंट क्या आएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर हम किसी इंसुलेटर मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, पहले तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? अगर हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट ले लें, हम ये एक पॉजिटिव प्लेट लिए, ये एक निगेटिव प्लेट लिए, ये प्लेट टोटली पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट टोटली पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट टोटली निगेटिवली चार्ज है। आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनता है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनता है। आप जानते हैं बेटा कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हमने एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट ली, ये निगेटिव प्लेट ली, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनता है। ऐसा हम जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। हमने क्या किया, हमारे पास एक कोई मटेरियल है, कोई भी एक सब्सटेंस है, ये मान लेते हैं कोई भी किसी भी डिफरेंट शेप का ऐसा कोई मटेरियल है जो कि इंसुलेटर है। अगर इंसुलेटर है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होंगे। अच्छा नॉर्मल सिचुएशन में इनमें पॉजिटिव और निगेटिव का जो अरेंजमेंट होगा, आप ये जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस के बाद पॉजिटिव भी होता है और हर एक सब्सटेंस के बाद हर एक सब्सटेंस के पास पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव, यानी दोनों चार्ज सबके पास मौजूद होते हैं। जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने ऐसे ही मेंशन कर लिए थे, जिन्होंने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ये दोनों ही चार्ज हर एक मटेरियल के पास होते हैं, वो चाहे इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो। बस डिफरेंट क्या होता है कि कंडक्टर में वो निगेटिव चार्ज जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज से टाइटली बाउंड नहीं होता। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, लेकिन होते सब में है ये। तो नॉर्मल सिचुएशन में पॉजिटिव निगेटिव जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे हमने ये कोई मटेरियल लिया, हम जानते हैं इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो कुछ इस तरह से होगा। अगर ये प्लस तो इसके ठीक बाद में माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, यानी ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट का मतलब हर प्लस के पास हर माइनस के पास हर प्लस, यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हमने क्या किया, इस मटेरियल को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया। जैसे ही हमने इसको दोनों प्लेटों के बीच में रखा, जैसे हमने इसको दोनों प्लेटों के बीच में रखा इसको, अब इसने क्या किया, इस प्लेट की जो पॉजिटिव प्लेट है, यानी जो ये प्लेट पॉजिटिव ये प्लेट निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस मटेरियल के सारे माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस मटेरियल के सारे माइनस को अपनी ओर खींचेगी, यानी सारे माइनस ऐसे आ जाएंगे, सारे माइनस एक तरफ अरेंज हो जाएंगे। और निगेटिव प्लेट क्या करेगी, सारे पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगी, तो सारे पॉजिटिव एक तरफ अरेंज हो जाएंगे। और ये प्लेट क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन इसी को कहते हैं कि प्लस और माइनस को अलग करना, प्लस और माइनस को अलग करना ही पोलराइजेशन है। सारे माइनस एक तरफ आ गए, सारे प्लस एक तरफ आ गए। अभी भी ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर ही। क्यों इंसुलेटर है,
क्योंकि ये माइनस इधर तो आए लेकिन मटेरियल को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। जब ये माइनस चार्ज मटेरियल को छोड़कर बाहर चला जाए तो वो कंडक्टर होगा, लेकिन ये बाहर नहीं जा पा रहा है यहीं पे, इस मटेरियल के भीतर ही है, इस सब्सटेंस के भीतर ही है, लेकिन बस पोलराइज हो गया। क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो थोड़ा बहुत तो अपना इफेक्ट डालेगी ना, थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट डालेगी, तो वो क्या करेगी, इस प्लेट के सारे माइनस को एक तरफ खींच लेगी, ये नेगेटिव प्लेट सारे प्लस के एक तरफ खींच लेगी। तो इस तरह से ये जो सब्सटेंस था, ये जो मटेरियल था वो पोलराइज हो गया। ये मटेरियल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया तो इसमें ये जो चार्जेस अभी भी चार्ज थे, लेकिन अभी चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किए दे रहे थे, अब पूरी तरह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और इनमें इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हो गया। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हो गया। अब इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, जो कि था इंसुलेटर ही, इंसुलेटर था, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन है इंसुलेटर की। ये वो सिचुएशन है जब इंसुलेटर को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। वही इंसुलेटर जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया आता है तो उसमें इंड्यूस्ड चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है प्लस से माइनस क्यू। इसके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जो नॉर्मल इंसुलेटर होता है उसके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इसके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होता है। देखिए सारा प्लस एक तरफ, सारा माइनस एक तरफ, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इसको EN दिखा देते, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद, यानी जो इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हुए, अब इसको हमने नाम दिया डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स फेसेस, इसके दोनों फेस पे जो चार्ज जनरेट हुए इनको इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। सच एज इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर ही है, लेकिन अगर हम किसी इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, अगर किसी इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके पास सारा प्लस एक तरफ आ जाता है, सारा माइनस एक तरफ आ जाता है। इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, यानी दोनों फेस पे इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होते हैं, और इन इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। इस सिचुएशन में हम इस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलेटर था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, पोलराइजेशन होने के बाद इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर दोनों एक ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद डाइलेक्ट्रिक बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाने पे इंसुलेटर था। तो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस था और इसके सराउंडिंग जो रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली, मजबूती से बंधे हुए थे, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस से मजबूती से ना बंधे होते तो छोड़ देते। तो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों के ही इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ मजबूती से बंधे होते हैं। क्लियर।